ठीक है। आलिया हमजा साहिबा, जो कायरा साहब कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उनका मकसद जो था वो क्लियर था कि वो इस तरह की कोई धमकी आमेज लहजा नहीं था कि जी नताइज भुगतने होंगे, लेकिन इस लेवल के ऊपर, चाहे वो इमरान खान हो, बिलावल हो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हो, इस लेवल के ऊपर इस तरह के जुमले, पहली फ़िज़ा बड़ी ख़राब है, तो मेरा ख्याल एहतियात ही बेहतर होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, असल में मसला ये तो है ही नहीं। मसला तो ये है कि जब आपने सारी जिंदगी कोई काम ना किया हो, एक पर्ची पर आप चेयरमैन बन जाए और बाद में इत्तेहादी जमात के चेयरमैन होने के लिहाज से आपको इंटर्नशिप के ऊपर वजीर खारजा बना दिया जाए, तो उन्हें वाकई छोटे बड़े की तमीज नहीं होगी और ना ही ओहदे का लिहाज होगा। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी मुझे क्लियर आ रही है। मुझे पहले भी आपकी आवाज, तो आपकी आवाज हमें नहीं आ रही थी, तो आप कंटिन्यू कीजिए जरा। हाँ जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि जिनके बारे में बात हो रही थी, अगर उनके सर से जरदारी साहब का और भुट्टो साहब का लेबल हट जाए तो उनकी अपनी तो कोई भी हैसियत नहीं है। अवाम के टैक्स पेयर के ऊपर वो इस वक्त इंटर्नशिप कर रहे हैं और इस तरह से सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान को जिस तरह से वो धमकियां लगा रहे हैं। पहले कुछ दिन पहले उन्होंने एक आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर जनरल्स को धमकियां लगाई थी और उनको डफर कहा था। अगले दिन उन्होंने माफी मांगी थी। अभी तक तो हमें कोई माफी बिलावल जरदारी साहब की तरफ से सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान के लिए नहीं नजर आई है। दूसरी चीज, ये जो आप अहम तकर्री की बात करें, तो आप कल रात से जो पाकिस्तान के अंदर तमाशा लगा हुआ है वो भी आपके सामने ही है। या हम तो नहीं कह रहे, जो हो रहा है, हमने FIR में 3 नामों का कहा था, चौथा नाम भी हम तस्नीम हैदर के कहने के ऊपर शामिल कर सकते हैं, लेकिन पहले 3 नाम तो FIR के अंदर हों और तस्नीम हैदर ने जो भी एलिगेशन लगाई है उन एलिगेशन की जांच पड़ताल होनी चाहिए। क्योंकि हमने तो देखा है कई नवीद जैसा तोता फर बोलना शुरू कर देता है, कई फैसल वाडा साहब आ जाते हैं, कई रोकड़ी साहब आ जाते हैं। तो ये सारे तोते हैं जो जिनको जो सब पता है कि इस वक्त कौन सी गेम्स चल रही हैं और किस। ठीक है आलिया साहिबा, सामने लाया जाए। ये बताइएगा कि फैजाबाद में जो धरना है, अगर इमरान खान साहब के जो पत्ते हैं जो उन्होंने हाथ में पकड़ रखे हैं, उनमें कहीं ये भी है कि ये फैजाबाद का धरना लंबा भी हो सकता है। बज़ाहिर तो इमरान खान ऐसे लगते हैं कि जैसे ठंडे हो गए, उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ जो भी है मुझे मंजूर है, बाकी चीज़ें भी। तो क्या ये फैजाबाद वाला जो मामला है ये लंबा हो सकता है माजी की तरह? इस साथ सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जिन लोगों को ये लग रहा था ना कि खान साहब आर्मी चीफ की तकर्री के लिए लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, तो शायद मेरा ये ख्याल है कि अगर हमने ये लॉन्ग मार्च लाना होता तो हमें फैजाबाद तकरीबन कोई 17 से 20-21 के दरमियान पहुंचना था। और जैसे अभी खबरें आ रही हैं कि समरी ऑलरेडी वजीर आजम हाउस पहुंच चुकी है, तो हमें अगर कोई प्रेशर डेवलप करना होता तो हम तब करते। अब ये जो सारी बातें हैं, ये तो वही सारे इनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है कि पहले जो ये कहते थे कि जी हम समरी रुकवाने आ रहे हैं या हम अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाने आ रहे हैं, फिर जो ये कहना चाहते थे कि जी सदर मुमलिकत किसी किस्म की मुदाखलत करना चाहेंगे, और जिसके सिलसिले में आपने देखा है कि धमकियों का एक सिलसिला भी जारी हुआ और इसाक डार साहब को भी मुलाकात करने जाना पड़ा। हमारा ये मसला है ही नहीं। हमारा मसला तो सिर्फ ये है कि हमें जल्द अज जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। ठीक है, इसाक डार साहब की और सदर मुमलिकत की जो मुलाकात हुई उसके मुतालिक भी बहुत सारे लोगों को खुश फहमी है, खुश गुमानी है कि उसमें कुछ मामला ठीक हुए, कोई चीज़ें जो पीपल्स पार्टी और PTI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट भी कम हुआ और कुछ मामलात के ऊपर गुफ्तगू के दरवाजे भी खुले। मैं तो उस सिलसिले में सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि अगर हमने मुज़ाकरात करने हैं तो उसका एक ही हल है। वो हल ये है कि आप इलेक्शन की डेट दे दें। उन्होंने जो भी पैगाम पहुंचाना चाहा था सदर साहब के थ्रू, और जो जाहिर है सारी नेगोशिएशन को देख रहे हैं, तो उसका जवाब यही दिया गया था कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। क्या हुआ, आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री और इलेक्शन की डेट के हवाले से? देखिए मेरी एक बात सुने, मेरा तो नहीं ख्याल कि ये लोग इतनी जल्दी और इतनी आसानी से इलेक्शन की डेट देंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि इस वक्त जो इनकी सूरत हाल है, अवाम का जिस तरह का इनके ऊपर अदम एतमाद है, पैदर पे ये लोग
वो बाई इलेक्शन हार रहे हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन की तरफ ये जा नहीं रहे। इस्लामाबाद के लोकल बॉडी इलेक्शन में हमने सुना है कि 66% सीट्स ऐसी हैं जहां पर इनको कैंडिडेट नहीं मिले और हमारे कैंडिडेट जो है बिला मुकाबला इंशाल्लाह ताला वहां से मुंतखब हो जाएंगे। तो आपको पता है कि इतनी आसानी से तो इन चीज़ों पे मानेंगे नहीं। और दूसरा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला है, वो आपको पता है कि इनके साथ बैठने से ज़्यादा सुप्रीम जुडिशल कमीशन में उसने जाना है, तो वो तब हल होगा। ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी और इन सारी चीज़ों पर तब बात होगी जब पहले ये इलेक्शन की डेट देंगे, क्योंकि हमें ये लगता है कि हर दफ़ा ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं। और वैसे मैं उस वक्त जो बात कर रही थी, हम किसी भी चीज का, हम दो लड़ाइयों के अंदर किसी भी फरीक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। यहाँ पर आप जो कौन सी दो लड़ाइयाँ, कौन से फरीक? मैं वही बताने लगी हूँ कि एक तरफ से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से तस्नीम हैदर साहब की वीडियो आ जाती है और दूसरी तरफ से अहमद नूरानी साहब जो है FBI के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाते हैं। तो ये जो तानियाती के ऊपर दो फरीकों के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना, तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम देखेंगे हमारी जो पॉलिसी है, लेकिन वो वेट एंड वॉच की। जी ठीक है, ठीक है। ये धरना इसी सिलसिले की कड़ी है कि आप वहां बैठ के नजर रखेंगे तेल और तेल की धार के ऊपर? मेरा तो जाती ख्याल ये है कि इस धरने से पहले ही और इस सारी 26 से पहले ही आज या कल में ही आर्मी चीफ की तकरीरी का अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी चीज रेलेवेंट रह जाएगी किसी भी फरीक के लिए। अच्छा, आप जो बैकडोर आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कुछ बताएंगी कि किस लेवल पे हो रहे हैं, किस सतह पे हो रहे हैं, कौन कौन कर रहा है? हमारी तरफ से तो नॉमिनेटेड सदर मुमलिकत हैं और वही सारा कुछ देख रहे हैं। और उनकी तरफ से नहीं, वो तो खुद कर रहे हैं ना। सदर तो आपकी तरफ से हो गए ना, सदर मुमलिकत। अच्छा। तो वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौन लोग हैं जो इस बैकडोर डिप्लोमेसी में? अब तो ये बैकडोर रही नहीं, सबके सामने ही आ गई है। देखिए जी, मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून इसमें इतना बड़ा फरीक है। इसमें तो फैसला साज भी फरीक है, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। नून लीग वाले का तो आपको पता ही है कि उनके हाथ में कितने इख्तियारात हैं और वो जो है हमारे वजीर आजम साहब को तो माशाल्लाह 5 दफा लंदन जाना पड़ता है अपने छोटे छोटे फैसले करने के लिए भी। और वो ठीक है, फिर आलिया साहिबा, फिर तो आपकी बात से ये हाथ में इनकी डोरी है वही फैसला करेंगे ना। ठीक है, तो जिनके हाथ में डोरी है आप उनसे बात कर रहे हैं, तो फिर जमहूरियत कहाँ खड़ी है और ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये कहाँ खड़ा है? अगर उन्होंने भी बात आपसे नहीं करनी थी, मरियम साहिबा ने कहा कि मैं इमरान खान से नहीं करूंगी, मैं ऊपर लोगों से करूंगी, आप भी ये कह रहे हैं कि आप तो पपेट है, हम ऊपर वालों से करेंगे, तो फिर जमहूरियत कहाँ खड़ी है और फिर आपका स्टांस कहाँ खड़ा है जमहूरियत के लिए? जी, मैं बिल्कुल यही बताना चाहती हूँ। यहाँ पर जब ये लोग आए थे, किसी की बैसाखियों के ऊपर आए थे, अवाम के भरोसे पर नहीं आए थे, तो इसको आप जमहूरियत बिल्कुल नहीं कह सकते। कहीं डिग्गी में बैठकर डील करने जाते रहे थे और कहीं कमर दर्द का बहाना बनाकर पिछली सीट पर जाकर अपने करप्शन के केसेस और NRO 2 से छुटकारा लेने के लिए मिलते तरले हो रही थी। हमारा जो स्टैंड है वो 22 करोड़ अवाम का स्टैंड है और 22 करोड़ अवाम का स्टैंड ये है कि एक ऐसी मुंतखब हुकूमत आए और एक ऐसा अवामी लीडर आए जो सिर्फ अवाम की बात करे, जो जमहूर की बात करे, जिसे अपने करप्शन के केसेस ना छुड़वाने। मैं वो आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल फिर यही तो है कि अगर आप जिनके बकौल इमरान खान के जिनके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, अगर आपने उन्हीं से रिलीफ मांगना है, तो फिर इतना बड़ा तजाद और फिर ये सारा डेमोक्रेटिक सिस्टम और इनकलाब, नया पाकिस्तान, ये सब क्या ड्रामा है? इफ्तार साहब, मुझे ये लगता है कि शायद हमें अपनी बातें समझाने में कुछ खास मसले मसाइल पेश आते हैं। पहली चीज ये है कि वाहिद पार्टी है जो जमहूर की पार्टी है और वाहिद पार्टी है जो 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदा है, जिस पर 22 करोड़ अवाम का ट्रस्ट है। और उनके वोट से जब एक हुकूमत मुंतखब होकर आएगी तो जाहिर है उसी का नाम जमहूरियत होगा, क्योंकि वो जमहूर से होगी। और दूसरी बात जो आप ही कर रहे हैं कि जी हम जिनके खिलाफ, हम कोई इंडिया की फौज के खिलाफ नहीं है या ये कोई इंडिया की फौज नहीं है और ना हम कोई फौज के खिलाफ है। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि वो काली भेड़े जिन्होंने आजम सवाती साहब को बेलिबास किया, डॉक्टर गिल साहब को बेलिबास किया, आजम सवाती साहब की पर्सनल वीडियोस को उनकी फैमिली से शेयर किया, जिन्होंने खान साहब के कातिलाना हमले की साजिश बुनी,
हम चाहते हैं कि उनको इदारे से अलग किया जाए, क्योंकि ये बात ठीक है, इदारे की ठीक है आलिया साहबा, है। क्योंकि तो बड़ा इससे पूरे इदारे से हमारा कोई ताल्लुक ठीक है, नहीं वो तो है, जाहिर है। हमारा उनसे इतना ही बिल्कुल। ताल्लुक है जैसे एक वजीर आजम के मातहत, वजीर दिफा के मातहत एक मातहत इदारा होता है, और ठीक है। उसे कैसे लेकर चलना है वो हमने कर। ठीक है आलिया साहब, जहाँ तक आपने जैसे बात की, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पाक फौज के खिलाफ कोई है। 22 करोड़ आवाम जो है वो हमारे इन मुहाफिजों के साथ खड़ी है, और जाहिर है जो इनके खिलाफ जाएगा वो पूरी कौम से के मुखालिफ चला जाएगा। आप जिन लोगों का आप कह रहे हैं, मैं भी उन लोगों का कह रहा हूँ कि आज आप उन्हीं से तो रिलीफ मांग रहे हैं। लेकिन चले हम आगे चलते हैं, इस बात से भी आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये बताइएगा कि जो आपका पड़ाव है, जो अब नई स्ट्रेटजी जो आई है खान साहब की, उस पड़ाव में खान साहब मुसलसल वहीं बैठेंगे आप लोगों के साथ, या वो आएंगे वीडियो लिंक पे खिताब शिताब करके चले जाएंगे? और जो आप लोगों की तैयारी है वो असल टारगेट पिंडी है या फैज़ाबाद है? इरशाद साहब, एक बड़ी प्यारी सी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं जो आपकी पहली वाली बात से रिलेटेड होगी। क्या आपने ये नहीं देखा है कि वाहिद वजीर आजम है जिससे ताकतवर लोग खुद से आकर जो है मुलाकातें कर रहे हैं और खुद से आकर ये कह रहे हैं कि जी आप इन चीजों के ऊपर मान जाए, जबकि वो कह रहे हैं नहीं, मैं वही काम करूंगा जो 22 करोड़ अवाम कहेंगे, और मैं पहली दफा बंद कमरों की मुलाकातें नहीं करूंगा। मैं 22 करोड़ अवाम का यही फैसला है कि हमने इंतखाबात में जाना है, और मैं जब भी आऊंगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी से और अपने अवाम की ताकत से आऊंगा। यही फर्क है पहले वालों में और मेरे लिए। अब आपकी बात पर आ जाए, ये तो खान साहब ने सरप्राइज देना है, उन्होंने धरना देना है, उन्होंने वहां बैठना है, उन्होंने जलसा करना है, हमने वहां से उठना है, कितने दिन रहना है, यही तो खान साहब का सरप्राइज था। और यही बात वो जब पहले कहते थे कि राना सनाउल्लाह तुम अपनी तैयारी करो और मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, और वही आपने देखा है कि ये यहाँ पर पहले दिन से कंटेनरिस्तान बनाने वाले, यहाँ पर सिंध पुलिस को बुलाने वाले, रेंजर्स तैनात करने वाले, खान साहब ने इनको बता दिया कि 22 दिन से वो इंतजार में बैठे हैं, और अब हमने ये सुना है कि शायद कोई 51 करोड़ का खाना इन्होंने उनको खिला दिया है। तो ये सरप्राइज का इंतजार करें। खान साहब ने इनको थका कर, इनको रुला कर, वो कहते थे ना मैं इनको रुलाऊंगा, तो ये आप सही मानों में ये सारा कुछ देख रहे हैं कि वो जो कहते थे हकीम सनाउल्लाह, तो हकीम सनाउल्लाह शायद इसी टेंशन में कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी उन्हें जाना पड़ता। अल्लाह ताला सबको सेहत दे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और मेरा ख्याल है कि हमारी तो सबके लिए ये हमारी चाहिए, लेकिन ये जो खान साहब की स्ट्रेटजी है, जो आलिया साहिबा ने भी कही है, सर अब तो अब 26 नवंबर को धरने की इजाजत में मिल गई ना इस्लामाबाद अच्छा नहीं, उसमें बहुत सारी कंडीशन है, 35 कंडीशंस लगाई गई हैं कि आपने इन 35 कंडीशंस का ख्याल रखना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब ने जो ये अभी फैज़ाबाद वाली बात की है ना, इसमें भी इनके अंदर कहीं टर्निंग पॉइंट आएगा प्लानिंग में, क्योंकि जितना मैंने इस हायरार्की को पीटीआई की समझा है वो ये है कि ये खान साहब के दिमाग में क्या होता है, वो किसी से भी जो है वो शेयर नहीं करते। मैं ख्याल है आलिया साहिबा से शुक्रिया अदा कर लें। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया।